जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। डियर, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बीसीएस परीक्षा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक, मतलब कि अब आपके 39 डेज बाकी हैं। कितने? आपके 39 डेज, 39 दिन बाकी हैं डियर। तो इन्हीं 39 दिन में हम आपसे बहुत कुछ डिस्कस करेंगे और आपकी जो कैपेसिटी है, जो क्षमताएं हैं, उनको और ज़्यादा निखारने का प्रयास करेंगे, मतलब कि जो आपने तैयारी की है उसको धार देने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लासेस में जो पीवाईक्यू की हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हमने लिया है 2020 का पेपर, जो आपका सामान्य अध्ययन पेपर नंबर 1 है। इसमें हम आपसे चर्चा करेंगे। डियर जो एस्पिरेंट्स पहली बार यूपी पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि उसमें समय आपको 2 घंटे का मिलता है और पूर्णांक 200 नंबर का होता है। यहाँ पर आपको अंकों में अपना लिख देना है अनुक्रमांक, और यहाँ पर शब्दों में लिखना होता है। उसके साथ साथ इसमें आपसे 150 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड होते हैं और ये ऑफिशियली मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। ये इस तरीके से आप देखोगे, शील लगा हुआ आता है पेपर, ठीक है। चलिए, तो ये 2020 का पेपर है। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे और इसी को आधार बनाते हुए, इन्हीं पीवाईक्यू को आधार बनाते हुए जो आपका 25 का प्रीलिम्स होने वाला है उसकी भी रणनीति आपको पता चल जाएगा। कहीं पर अगर आप लैग कर रहे हैं, कहीं आपकी कमी हो, तो अभी भी आप उस पर काम कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन पे चलने से पहले इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है। उसके साथ साथ यदि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बायर पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो। देखो डियर, वीडियो को लाइक जरूर करके जा करो और फीडबैक जरूर दे के जा करो, और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उन क्वेश्चनों का आंसर आवश्यक रूप से आप कमेंट्स में दिया करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, हिंदी में तो हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, मैं कहूँगा दोनों में पढ़ें तो बेटर है। देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? अब देखो, ये है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स इन द ईयर्स, मतलब कि कौन से ईयर्स में उसको लाया गया था। अगर हम देखें, स्वच्छ वायु गुणवत्ता की बढ़ावा देने के लिए खासतौर पर 2017 में भारत सरकार इसको लेकर के आई थी। आपने पढ़ा होगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, सीपीसीबी के बारे में आप सभी जानते होंगे। और अभी आने को है नवंबर और दिसंबर, और दिल्ली जैसे एनसीआर रीजन में आपने देखा होगा जो प्रदूषण की समस्या है वो भी देखने के लिए आपको मिलेगी। तो ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के भारत सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? मतलब कि ये कह रहे हैं, द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड ए श्री पर्वतीय इन पुराण, मतलब कि किसको पुराणों में कहा गया है श्री पर्वतीय। तो ये आपको बताना है कौन से राजवंश को कहा जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इक्ष्वाकु, जो आपके इक्ष्वाकु हैं इनको कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पुराणों में इन्हीं को श्री पर्वतीय बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? देखो डियर, ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले देखो, पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का, दूसरा क्वेश्चन हिस्ट्री का, तीसरा क्वेश्चन किस चीज़ का है? इकोनॉमी का। अब देखो, इकोनॉमी में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा आवश्यक रूप से, पॉवर्टी। बोलो हाँ, पढ़ा है क्या नहीं आपने? बिल्कुल, ऑफ कोर्स आपने पॉवर्टी वाला टॉपिक आवश्यक रूप से पढ़ा होगा। तो उसी पर आपसे पूछा गया है कि पोषक तत्वों को आधार बना करके, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेशन ए पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली, मतलब कि आप देखोगे उसका निर्धारण किया है। तो ये कौन सी कमेटी थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये कौन सी कमेटी थी? इसका नाम था तेंदुलकर समिति। क्या थी? जो आपकी तेंदुलकर समिति थी, इसने रिकमेंडेशन दी थी पोषक तत्वों के आधार पर, मतलब कि कैलोरी के आधार पर। और कैलोरी के आधार पर आप देखोगे 2100 कैलोरी जो आपके अर्बन क्षेत्र है उसके बारे में, और 2400 कैलोरी रूरल रीजन में, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन बताया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, किसने बताया था ऐसे आय के आधार पर, अर्निंग के आधार पर या व्यय के आधार पर?
ठीक है, व्यय के आधार पर, एक्सपेंडिचर के आधार पर, एक्सपेंडिचर के आधार पर किसने बताया था, ये आपको कमेंट्स में बताना है। इसी में आपको ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ये अलंग समिति ने बताया था, सॉरी अलंग समिति ने बताया था। हाँ, तेंदुलकर समिति ने भी इसमें ही बताया था 800 रुपये बेसिस जो बेसिस है उसमें, ठीक है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर है देखिए 4, मौर्य काल के बारे में आपसे पूछा गया है। मौर्य काल आप सभी जानते हैं कब से कब तक स्टार्ट होता है, तो आप पढ़ते हैं ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, है ना। फिर उसके बाद में पढ़ते हैं मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। तो मौर्य काल जो आपको देखने के मिलता है ये 400 से 300 BC के रूप में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर है एग्रोनोमोई, एक शब्द है एग्रोनोमोई अधिकारी, किसके बारे में पूछा गया है, एग्रोनोमोई जो अधिकारी है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन डियर आपसे पूछा जाता है, तो ये किससे थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से रिलेटेड थे, जो आपका मार्ग निर्माण था इनको एग्रोनोमी अधिकारी के रूप में जाना जाता था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे कहने से शायद ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। भारत में इसको जो स्टार्ट किया गया था 1990 के दशक में, महबूब उल हक पाकिस्तानी, आज के पाकिस्तान में है, और अमृत सेन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। किसको, HDI को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो उसका प्रोग्राम है उसके तहत ये निकाला जाता है। तो इसमें कौन कौन से जो सूचकांक में इसमें किस किस को जो इंडिकेटर्स हैं कौन कौन से इसके अंदर शामिल होते हैं उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इसमें कौन से शामिल होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो जीवन प्रत्याशा होती है, एजुकेशन होती है, उसके साथ साथ सामाजिक जो असमानता है क्या वो इसके अंतर्गत होती है, नहीं, प्रति व्यक्ति आय भी होती है। तो पर कैपिटा इनकम आपने ये फार्मूला देखा होगा, यहाँ पर जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, इसका स्क्वायर होता है, प्लस एजुकेशन इसका स्क्वायर होता है, गुणा कर लेते हैं सॉरी, फिर उसके बाद पर कैपिटा इनकम PI, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। तो जब इसको निकाला जाता है ना, तो यहाँ पर सामाजिक जो असमानता है वो इसका इंडिकेटर नहीं होता है, सोशल इनइक्वलिटी, बाकी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाला जाता है, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, ये इसके इंडिकेटर के रूप में काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सूची 1 दे के रखी है, फिर सूची 2 है, महाजनपद है और उनकी राजधानी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जैसे मत्स्य के बारे में आपको पता होगा, कुरु के बारे में पता है, शूरसेन, अश्मक। देखो मत्स्य जो है ये आपकी कहाँ पर मिलती है, ये मत्स्य ये मिलती है आपकी विराटनगर में। कहाँ पे मिलती है, अगर हम देखें तो ए का जो होगा वो 3 होगा, ए का होगा क्या 3, तो ए का 3 देखो कहाँ पर है, अगर हम एलिमेंट मेथड यूज करें तो आपका या तो बी में है या फिर आपका सी में है। अब देखो डियर ये भी हमें पता चल गया कि अश्मक जो है वो आपका पोतन में है, तो डी का 4 है। अब हमें पता लगाना है कि सुरसेन और कुरु, देखो जो आपका मथुरा की अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मथुरा, तो जो मथुरा है ये किसकी कैपिटल हुआ करती थी, तो ये सुरसेन की कैपिटल हुआ करती थी। तो यहाँ पर सी का जो होगा डियर वो 1 हो जाएगा। वहीं कुरु की बात कर लें तो कुरु है आपका इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पे ये जो दे के रखा ना ये, ठीक है, अश्मक जो है ये पोतन का है, तो पोतन का है 2, हाँ, तो ये हो जाएगा 3 4 1 2, कहाँ पर है 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके डियर, चलिए तो ऐसे 16 महाजनपदों के बारे में कई बार आपसे पूछा जाता है, पीसीएस में और भी पूछा गया, यूपीएससी ने भी इसको क्वेश्चन को घुमा करके आपसे पूछा है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7, ये कह रहे हैं गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था, द आइडियाज ऑफ कल्चरल पॉवर्टी वाज गिवन बाय, तो ये किसने दिया था, तो ये जो विचार प्रस्तुत किया था ये थे आपके लुईस के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था,
जो ऑस्कर लुईस थे उन्होंने ये सिद्धांत दिया था गरीबी की संस्कृति। ठीक है, जिसकी संस्कृति बहुत लाचारों पर हो। हालांकि संस्कृति कभी किसी की गरीबी और अमीरी में नहीं होती है, छोटी और बड़ी नहीं होती है, संस्कृति संस्कृति होती है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑस्कर लुईस के द्वारा दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है और खासतौर पर स्टेटमेंट पर आधारित है। एसोसिएशन और रीजन यहाँ पर देकर रखे हैं ए और आर। जैसे कथन है आपका, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। कारण है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का प्रचलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। अब देखो डियर, यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को समझें और चीज़ों को जानें तो इसका कारण ही यही है। क्यों हमें जानकारी मिलती है चोलों के बारे में? क्योंकि उन्होंने जो मंदिर बनाते थे तो उनकी दीवारों पर वो अभिलेख लिख दिया करते थे, और अभिलेख लिखने के चलते आप उनके बारे में, ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में वहाँ पर विवरण हुआ करता था। जैसे आपने अशोक के शिलालेख पढ़े होंगे, अशोक के अभिलेख पढ़े होंगे, अशोक के स्तंभ लेख पढ़े होंगे, है ना? तो वहाँ पर जो वहाँ पर मिलती है सारनाथ का चाहे शिलालेख हो, उसके साथ साथ प्रयागराज का, है ना? तो ये कई ऐसे आप देखोगे, देखने के लिए आपको मिलते हैं प्यारे। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका कारण भी सही है और कथन की कारण सही व्याख्या भी करता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो 20वीं सदी और 80 के दशक के मध्य जो विकास के नकारात्मक पक्ष थे, उन पर चर्चा आपको करनी है और उनमें से महत्वपूर्ण नहीं था, ये भी आपको बता देना है। देखिए सबसे पहला क्या था? प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो रहा था, बिल्कुल। जब डेवलपमेंट हुआ, आपने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा होगा ब्रिटिश एम्पायर के समय 18वीं और 19वीं शताब्दी, और यहाँ पर 20वीं सदी के 80 के दशक की बात कर रहा है ना? तो उस समय की बात आपसे हो रही है, 1980 के दशक की बात, और ये भारत की बात हो रही है। तो इसके नकारात्मक प्रभाव थे, पहला प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण होता है, बिल्कुल। जब डेवलपमेंट होता है तो पर्यावरण पर उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। एक कूज नाम का वक्र आता है जो पर्यावरण इन्वायरमेंट जो इम्पैक्ट है उसकी बात करता है कि डेवलपमेंट के साथ नेचुरली आप देखोगे प्रकृति का शोषण और दोहन होता है। लेकिन जब विकास अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाता है, जहां पर उसको पहुंचना है, उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का और प्रकृति का भी क्षरण होता है। उसमें उन्होंने यूरोप का एक बड़ा उदाहरण दिया, अमेरिका का एक बड़ा उदाहरण दिया, उसमें राइन नदी को इसमें रखते हैं कि राइन नदी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में, जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो राइन नदी का पानी इतना काला था, एकदम उसको छू नहीं सकता था कोई व्यक्ति, उसको यूज नहीं कर सकता था, इतना बेकार पानी हुआ करता था, क्योंकि विभिन्न प्रकार के केमिकल्स और नील से निकला हुआ, मीलों से निकला हुआ पानी था। तो उससे प्रभाव तो पड़ता ही है। ठीक है, तो ये बात तो सही है। पर्यावरण प्रदूषण होता है, बिल्कुल। चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो, और विभिन्न प्रकार की गैसें, बिल्कुल सही बात है। जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वासन, बिल्कुल। माइग्रेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड हैवी रिहैबिलिटेशन ऑफ मैसेज, बिल्कुल। वहाँ से आप देखोगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तियों का आवागमन हो जाता है। क्यों? क्योंकि रोजगार के अवसर मिलते हैं, कई ऐसे अवसर मिलते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट्स नहीं होता है कि राजनीतिक विकास हो, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका विकास हो तो इस पर नकारात्मक प्रभाव, ठीक है, तो इसकी महत्वपूर्ण नहीं था। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातात्विकवेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? अब ये जो आपने देखा होगा भीमबेटका की जो गुफा है, पहले तो आपको ये बताना है कमेंट्स में ये बताना है कि ये जो भीमबेटका की गुफा है ये कहाँ पर है, पहले तो कमेंट्स ये करना है। दूसरी बात अगर मैं आपको बता दूं, ये जो है जैसे आप पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो ये जो नव पाषाण काल का एरा आता है उस समय आपको देखने के लिए खासतौर पर मिलता है किसके बारे में? भीमबेटका की गुफा के बारे में। और ये जो भीमबेटका की गुफा था, सबसे पहले जो इसको पढ़ा था तो ये आपके थे वी एस
वांकर के द्वारा। वी एस वाकर, ठीक है, वी एस वाकर जो थे, इन्होंने सबसे पहले इसको खोजा था और इसके बारे में जो शैल चित्र हैं उनके बारे में बताया था। तो 10वें नंबर पे आपको बताना है ये किस स्टेट में है, भीमबेटका की गुफा प्यारे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 नंबर। देखिए क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, मतलब कि जो स्मार्ट सिटी योजना है, ठीक है, उसके तहत कितने शहरों को इसके अंतर्गत रखा गया जो स्कीम है, तो इसमें कितने हैं, 10 शहर इसके अंतर्गत रखे गए हैं। कुछ शहर तो जैसे नोएडा है, गाजियाबाद है, लखनऊ है, ऐसे शहरों को खासतौर पर रखा गया है, प्रयागराज है, वगैरह वगैरह। चलिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर हड़प्पन साइट्स दे के रखे हैं और स्टेट हैं, ठीक है, यूटीज भारत के किस किस राज्य में। देखो एलिमेंट मेथड लगाएंगे और बड़े अच्छे से हम यूज करेंगे। देखो 20 में भी क्वेश्चन पूछा हड़प्पा से, 21 में भी क्वेश्चन पूछा हड़प्पा से, 22 में भी पूछा, 23 में भी पूछा, 24 में भी पूछा। मतलब ये है कि जो हड़प्पन रीजन है, ठीक है, ध्यान रखना, जो हड़प्पन आप पढ़ते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। आइए देखिए, तो यहाँ पर कह रहे हैं बालू, बालू कहाँ पर मिला, मांडा कहाँ पर है, ठीक है, पडारी कहाँ पर है, लुहास कहाँ पर है, तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे हम बात कर लें मांडा के बारे में, तो मांडा जो देखने के लिए आपको मिलेगा ये मिलता है उत्तर प्रदेश, मतलब सॉरी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे मिलता है, जम्मू कश्मीर में मिलता है मांडा। तो बी का जो होगा 2 होगा। अब एलिमेंट मेथड लगाओ, बी का 2 कहाँ पर है, देखो ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है इसका राइट आंसर। कहाँ कहाँ पर है, या तो ऑप्शन आपका क्या होगा, डी होगा, या फिर आपका ए होगा, ठीक है, या तो ऑप्शन डी होगा या फिर ऑप्शन ए होगा। अब यहाँ पर देखो ए का 3 दोनों में सेम है, तो ए का 3 देखो, मतलब कि जो आपका बालू है ये आपको हरियाणा में देखने के लिए मिलता है, ए का 3 हो गया। अब हमें देखो एलिमेंट मेथड में फिर से बता रहा हूँ, बालू का पता चला हरियाणा, ओके, मांदा का पता चला 2 जम्मू कश्मीर। अब हमारे पास है हुलास, जो हुलास आपने देखा, हुलास अगर आपने देखा हो तो ये हुलास देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर मिलता है, उत्तर प्रदेश में। वहीं पांडरी की बात कर लें तो यह आपका गुजरात में, मतलब कि 4 हो जाएगा। तो 3 2 4 1 कहाँ पर है राइट आंसर, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। आप अगर इंग्लिश में जानते हैं तो इंग्लिश में पढ़ें, हिंदी में तो हिंदी में, लेकिन मैं कहूँगा कि दोनों में आप क्वेश्चन को पढ़ें। तो ऐसे साइट्स जो हैं हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है, जो भी साइट्स हैं वो चर्चाओं में रहती हैं, लेकिन डियर एक बात को ध्यान रखना, इस बार लोथल बहुत चर्चाओं में रहा है ना, तो लोथल से क्वेश्चन आपको मिल सकता है देखने के लिए, एक बार उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 नंबर का क्वेश्चन। वर्ष 1987 में वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स पर चर्चा आरंभ हुई। यह प्रतिवेदन था, मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है, द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स वाज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग ए रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंट्स टू दी यूनाइटेड नेशन इन 1987, दैट रिपोर्ट वाज। तो ये कब से स्टार्ट किया गया था और ये प्रतिवेदन था, ये आपको बताना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल तो आपको पता होंगे, एसडीजी के बारे में तो आप जानते होंगे, कितने हैं, 17 हैं, ये भी तो आपको पता है। और मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर्स 2024 में यूपीपीसीएस में ही 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना प्रीलिम्स में। तो ऐसा क्वेश्चन को ध्यान में आपको रखना है, 17 आपके गोल कंठस्थ होने चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है 13वें नंबर का, देखिए, तो ये था, इसमें था आवर कॉमन फ्यूचर, मतलब कि हमारा हमारा जो भविष्य है वो सभी का एक तरीके से कॉमन है। तो यहाँ पर जो कॉमन फ्यूचर के बारे में पूछा गया है, आवर कॉमन फ्यूचर, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ये इसका प्रतिवेदन था। जलवायु परिवर्तन दूसरा प्रतिवेदन नहीं, आवर कॉमन फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 14 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, मतलब कि आपको एकदम राइट आंसर बताना है, करेक्ट आपको चुनना है। जैसे मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हुइनसांग, अबूज अबूज़दीद, अल मशूदी तथा अल वरूनी ने किया है। किसका, मुल्तान के सूर्य मंदिर का, बिल्कुल ये सही बात है।
शंभुपुर शाम्बुपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था, तो ये भी आपका सही है। लास्ट ईयर 2025 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा आप देखो समुद्रगुप्त के कार्यकाल में आया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्यारे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। उसमें यही था, ओके, वो इंसान। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, तो इसका राइट आंसर इंग्लिश मीडियम बोथ 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। अटल नवोमेशन मिशन, अटल इनोवेशन, नवोमेशन को इनोवेशन मिशन होता है, ये देखो नवोमेशन लिख दिया है ना। तो इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो अटल इनोवेशन मिशन इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेटअप वाई, मतलब कि किस विभाग की प्रमुख पहल है, ये आपको बताना है 15 में। तो किसकी है? अटल इनोवेशन जो मिशन है ये नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए देख लेते हैं 16 के बारे में, मतलब कि 16 नंबर। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वॉशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था, मतलब कि इंटरनेशनल जो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया था उसमें कौन शामिल था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें कौन शामिल थे बताइएगा। इसमें थे आपके जो बीपी वाडिया, कौन थे? बीपी वाडिया थे इसमें जो शामिल थे, ठीक है। 1919 में ILO के रूप में, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। उस समय तो भारत आप देखोगे ब्रिटिश का कॉलोनी हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर है 17। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट प्रिंस सब जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं साइलेंट स्प्रिंग। अब साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है ये किसने लिखी है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए ये जो लिखी थी इसका नाम था रेचल कार्सन। किन्होंने लिखी है? ये रेचल जो आपके कार्सन थे इनके द्वारा इसको लिखी गई है, कार्ल मार्क्स नहीं है डियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? साइलेंट स्प्रिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 18। कर्नाटक के युद्ध आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे। आइए आपको क्या लिखना है? कर्नाटक के बार लिखने हैं, ठीक है, डेट के साथ कब कब हुए थे, और उसकी संधि भी अगर आप लिख दें तो इट इज गुड। एक्सेलापा, मतलब कि आप देखोगे एक्सेलापा जो शेपल की संधि थी ये 1748 की संधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। देखो एक्सेलापा की जो संधि हुई थी डियर, अगर हम इसकी बात कर लें तो इसमें प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था आपका 1744 से स्टार्ट हुआ और 1748 में ख़त्म हुआ। दूसरा 1748-49 में शुरू हुआ था और ये 54 में ख़त्म हुआ। तीसरा होता 1756 से 1761 लड़ा गया, उसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। तो इसमें खासतौर पर अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था इसके माध्यम से, क्योंकि संधि के माध्यम से, मेल मिलाप की नीति के माध्यम से ये सारी चीज़ें करना चाहते थे। तो यहाँ पर दोनों बातें आपकी सही हैं। द इंग्लिश गोट बैक मद्रास, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट चलिए समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? क्या पूछा गया आपसे? जो बाल विकास परियोजना। अब देखिए इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? जैसे पूरक पोषण के रूप में टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार नियोजन। अब इस स्कीम के तहत जो नहीं रखा गया था वो था आपका फैमिली प्लानिंग। बाकी का जो था, देखो अब बच्चों की बात आप कर रहे हो, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात आप करते हो तो डियर उसमें क्या करते हो? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आप दो, उसके साथ साथ टीकाकरण वहाँ पर करो, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन उनको मिलना चाहिए। तो ABC तो आपका सही है, लेकिन इसमें जो शामिल नहीं था इसके अंतर्गत, तो वो शामिल नहीं था परिवार, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, परिवार नियोजन। गॉट इट। नेक्स्ट कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन था। हाँ, UPPCS ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है डियर, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे भारतीय सशस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो ये जो भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना को बढ़ावा देने के शुरू किया गया था, तो ये कब था ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो भारतीय सशस्त्र अधिनियम जो लाया गया था ये था 1878 में। कब था? 1878 में। तो ए का हो जाएगा 2 नंबर, ए का 2 नंबर।
भारतीय शाही जो आपका शाही पद अधिनियम लाया गया था ये था 1876 में। कब था? 1876 मतलब कि 1 नंबर। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में लाया गया था। 1861 मतलब कि 4। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के रूप में इसको जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3 देखो कहाँ पर है, 2 1 2 1 4 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट मेथड से भी इसको किया जा सकता था। गॉट इट। नेक्स्ट, तो इसको अगर आप इसको भी मालूम था ना, ये भी आपको कि उच्च न्यायालय अधिनियम जो था ये आपका सी का 4 है। अब देखो सी का 4 केवल एक ही में है। गॉट इट। ठीक है, सी का 4 डियर एक ही में है, तो आप इससे भी काम अपना चला सकते थे और राइट आंसर की तरफ मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन को पिक कर सकते थे। फिर से पूछा गया मैच है और लिस्ट है, आपको ये बताना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को लेकर के। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, उत्तर वैदिक समाज, ऋग वैदिक समाज और मध्यकाल। आइए एक एक करके बात करते हैं। जैसे देखो सिंधु घाटी सभ्यता को खासतौर पर कहा जाता है कि ये एक नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती थी। तो इसका जो हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा। अब देखो ए का जो 4 है केवल 2 ही जगह आपको मिलेगा, या तो आंसर ए होगा या फिर आंसर डी होगा। बी और सी इसका आंसर कदापि नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपको मैच करता हुआ प्रतीत होगा। जैसे मध्यकाल की बात कर लें तो मध्यकाल में आपको जमींदारी देखने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। मध्यकाल में क्या आ जाएगा, जमींदारी आपको मिल जाएगी, तो डी का 2 हो जाएगा। मतलब कि मैं साफ तौर पर कहूँ तो इसका आंसर मुझे मिल गया है। डी का क्या हो जाएगा 2 और ए का हो जाएगा 4। गॉट इट, यही है ना। तो ए का 4 और डी का 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम देखें उत्तर वैदिक काल की बात कर लें तो उत्तर वैदिक काल में जो उस समय का जो समाज हुआ करता था उत्तर वैदिक काल में, वो कृषक वर्ग हुआ करते थे। और ऋग वैदिक काल में चरखा पर आधारित थे, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो आपका 1000 से 600 BC तक रहता है, उसमें खासतौर पर अब मानव गंगा यमुना के दोआब वाले रीजन में आकर के विसर्जित होने लगा, मतलब कि सूर्य वहां पर रहने लगा था, अपने अधिवास और निवास बनाना शुरू कर दिया था उसने पेड़ पौधों को काट करके। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 22। सिक्किम भारत में विलय किसने किया था? देखो सिक्किम का भारत में जो विलय किया था, अब पहली बात तो विलय करने को लेकर के, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात तो ये हुआ था, आपको याद होगा। और 35वें और 36वें 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 में इसको ऐड ऑन किया गया और खासतौर पर इसको एक स्टेट दे दिया गया, राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन 1975। लेकिन सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। हु हैड मर्ज सिक्किम इन इंडिया, तो ये किसने किया था डियर, ये किया था आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी आगे थे आपके 1848 से, सॉरी 1848 से ये 1856 तक भारत में रहा था, तो उसी समय इसका विलय किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23। क्या पूछ रहे हैं आपसे, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख ये नगर बने थे? मतलब कि उत्तर प्रदेश का कानपुर और लखनऊ कौन से में ये 10 लाख के नगर बन गए थे, वहाँ पर जनसंख्या का निवास करने वाले। तो ये थे आपके 1971 से 1881। ठीक है, 1971 से 1971 एंड 1981 रिस्पेक्टिवली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंडरी गोलमेज सम्मेलन आपने पता ही है। देखो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931 और 1932। याद कीजिए, इसमें मुस्लिम लीग ने, डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिया था। जो सेकंड था इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, मतलब कि कांग्रेस पार्टी ने इसमें भाग लिया था, और इन्होंने अंबेडकर ने भी, और इसमें भी अंबेडकर ने भाग लिया था। तो तीनों में जो भाग लिया था वो लिया था वी आर अंबेडकर। ठीक है, इन्होंने तीनों में भाग लिया था। लेकिन अगर हम बात कर लें अब इसमें जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 का जो हुआ था, इसमें कांग्रेस ने और अन्यों ने लिया था, लेकिन किसने नहीं लिया था भाग, एम के गांधी। जो एम के गांधी है, क्या उन्होंने लिया था, बताइए। एम के गांधी, तो इन्होंने तो लिया था। सरोजिनी नायडू,
तो ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इन्होंने खासतौर पर भाग नहीं लिया था। बाकी के पंडित मदन मोहन मालवीय हों, सरोजनी नायडू हो, M.K. गांधी हो, ठीक हो, तो इन्होंने खासतौर पर भाग इसमें लिए थे। लेकिन जो भारत के प्रथम प्रेसिडेंट जो हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर सूची है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 से आपको इसको क्या कर देना है, मैच करवाना है। जैसे है जजमानी है, बारा बलूट है, मिरमिस है, मिर मिरा मिरासी, ठीक है, और अडाडे। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए 25 नंबर को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको देके रखा हुआ है। जैसे एक ही अगर हम बात कर लें, तो देखो एक का एक ही, एक का एक ही हो जाएगा। तो जो आपकी जजमानी है, ये है उत्तर भारत में ये चला करती थी व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, ठीक है, एक का एक हो जाएगा। 12 बलूट की अगर हम बात कर लें तो ये खास तौर पर देखने को मिलती है महाराष्ट्र में, तो इसका हो जाएगा 3। अब देखो ए का 1 और बी का 3 कहाँ पर है, 2 जगह है। मिरासी की बात कर लें तो मिरासी जो आपको देखने के लिए मिलेगा ये है कर्नाटक में, तो मतलब कि इसका हो जाएगा 2, सी का 2 हो जाएगा। अडाडे को अगर हम देखें तो अडाडे आपका तमिलनाडु में मिलता है, तो इसका 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 3 2 4, 1 3 2 4, मतलब कि बी इसका करेक्ट आंसर है डियर। ऑप्शन नंबर बी, गॉट इट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ पे बुक दे के रखिए और इनके राइटर है। द स्टोरी ऑफ माय डिपोरेशन, गीता रहस्य। ये गीता रहस्य तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी जेल के अंदर, आप सभी इसको जानते ही हैं। द नेशन इन मेकिंग, इंडिया बिग फ्रीडम। देखो आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो ये जो है आपकी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी, तो बी का 4 होगा। कहाँ पर है बी का 4, 2 जगह है। देखो एक बात यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बी का 4 है वो तो इसका आंसर होगा, मतलब कि ए आंसर नहीं है और डी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होगा, या तो अब आंसर ए होगा या फिर आंसर आप सी होगा, बी और डी तो है नहीं। अब मेरी बात को एक बार जरा समझो, सी का देखो, सी का यहाँ पर 1 है, तो सी का 1 मतलब कि ए नेशन इन मेकिंग, ये जो लिखी थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा लिखी गई थी। अब सी का 1 हो गया। अब यहाँ से क्या है, आप चाहे तो रिस्क ले सकते हैं, अगर आपको पता है तो फिर इसको, अब ऐसे में रिस्क लेना आपको बनता ही है, ठीक है। यहाँ पर देखो जरा समझना इस चीज़ को, देखो 4 का, बी का 4 है और सी का 1 है, तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी बी का 4 है और सी का 1 है, तो रिस्क तो आपका बनता है, ठीक है। अगर हम देखें ए की बात कर लें, द स्टोरी ऑफ माया, जो डिपोट्रेशन है, तो ये जो है ये लाला लाजपत राय की है, ठीक है। अब आपका काम हो गया, अब आपने रिस्क ले लिया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका इंडिया बिग फ्रीडम है, ये लिखी गई थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आपको इसका राइट आंसर देना है। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मतलब कि मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया। ये जो मार्जिनल मैन थे, इनके बारे में कुछ बातें रखी, कुछ मुद्दों को उठाने का काम किसने किया था, ये जो संकल्पना है ये थे रॉबर्ट ई पार्क ने। किसने किया था, रॉबर्ट ई पार्क। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिडिगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। देखो आप हैदर अली के बारे में सब जानते हैं, टीपू सुल्तान के बारे में आप सब पढ़ते हैं, जो हैदराबाद का रीजन था उसके बारे में हर कोई जानता है, ठीक है। तो ये जो इस क्षेत्र में रहे और इस समय 1775 में डिडिगुल में आधुनिक शस्त्रागार बनाया गया, जो राइफल्स हुआ करती थी, तो हैदर अली थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और इसने, जो टीपू सुल्तान था, सुरक्षा का वृक्ष भी लगाया और इसने ही कहा था 10 दिन की गिरोह की ज़िंदगी जीने से अच्छा है 1 दिन की शेर की मौत मर जाना। जब ये अलंग मैसूर युद्ध हुआ था, चतुर्थ अलंग मैसूर युद्ध, तो उस समय ये इस बात को शहीद होकर, मतलब कि बोल करके मार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 देखो,
निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? मतलब कि जो स्पीशीज होते हैं, है ना, वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन क्यों हुआ, मेजर केसेस कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई स्पीशीज जो होते हैं, जो विलुप्त हो जाते हैं, जो एक्सटेंसेशन हो जाता है वर्ल्ड लाइफ का, वो कैसे हो जाता है, ये तो पता होना चाहिए। तो पहला है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। अगर आप उनका रहने का आवास ही नष्ट कर दोगे तो ये अधिक संभावनाएं हैं कि वहाँ से जो स्पीशीज है, वो वन्य जीव प्राणी है, वो विलुप्त हो जाएंगे। ऑफ कोर्स ये बात सही है। जंगलों में आग लगा देना। देखो, जंगलों में आग तो आज भी लगती है और पहले भी लगती थी। जंगलों में आग पहले भी लगती थी, आज भी लगती है, लेकिन स्पीसीज वहाँ से नहीं एक्सटेंट होते हैं, विलुप्त तो कतई नहीं होते। कुछ बच जाते हैं, कुछ उड़ जाते हैं। वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्य व्यापार, बिल्कुल, ये जो है ना, इसी साइलेंट किलिंग है, इलीगल जो इलीगल कॉमर्शियल जो ट्रेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ का। तो ये जो वाइल्ड लाइफ है, इनका जो इलीगल ट्रेड हो रहा है ना, कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल ट्रेड, तो ये इसके लिए इसको बोलते हैं साइलेंट किलिंग, एक तरीके से साइलेंट वाइल्ड लाइफ एक्सटेंटेशन इसको बोला जाएगा। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, हाँ, अगर जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होगी, मान लीजिए लगातार कंटिन्यूसली जनसंख्या बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अगर होती चलेगी, तो जो स्पेस है वो आपका कम रहेगा, तो आप इससे क्या है, इसको बढ़ावा देते हैं, प्राकृतिक आवास का नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर नहीं है, मतलब कि जंगल की आग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर, यहाँ पर है कथन पहला है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। आप सबने पढ़ा होगा, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। बोलो हाँ, पढ़ा है कि नहीं? तो ये ही इसके बारे में। अब इसका कारण क्यों था, इन्होंने क्यों किया था, अलग अलग भू राजस्व की जो दर थी अलग अलग क्षेत्रों में क्यों इन्होंने लागू किया था? कारण था कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। ये बात भी सही है कि इस समय की कंडीशन ऐसी थी, जैसे जमींदार तो एक जमींदार बन गया, रैयतदार हो गया, महल पैदा हो गए, है ना। तो यहाँ पर कारण भी कथन का एकदम सही है और कारण भी इसका सही है, सही व्याख्या भी करता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग राज्यों, अलग अलग भागों में भू राजस्व की जो अलग अलग व्यवस्था थी वो लागू की थी। कारण था कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बोथ 1 एंड आर, मतलब कि दोनों सही हैं और आपका जो आर है उसकी सही एक्सप्लेनेशन भी हो रही है। ठीक है, एक ए की सही एक्सप्लेनेशन भी आपका कर रहा है आर। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर है ये, करंट। तो ये कहां पर किया गया था? 2020 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किया गया था आपका हुबली में। ठीक है, कहाँ पर? हुबली में। अभी क्या है, क्रूज को बढ़ावा देने का प्रयास हो रहा है, क्रूज को बढ़ावा देने का प्रयास किया होगा, तो इसको ध्यान में रखना है। भारतमाला सागरमाला परियोजनाओं को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक जो आपका गंगा नेशनल हाईवे है, ये बनाया जा रहा है, मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा, और इसमें कितने हैं? 12 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको काला अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे अब आपको एक एक करके ये बताना है कालानुक्रम में कि कौन सा पहले लिखा गया, कौन सा बाद में लिखा गया, वगैरह वगैरह। देखो, सबसे पहले लिखा गया था किताब उल हिंद के बारे में, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहले स्थान पर ये आ जाएगा, किताब उल हिंद। फिर उसके बाद आ जाता है आपका पृथ्वीराज रासु, ये लिखी गई थी। उसके पश्चात आता है तबकात ए नाशिरी, ये आ जाएगा तीसरे स्थान पर। और फतवा ए जहादीरी, ये आ जाएगा चौथे स्थान पर। देखो, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे किताबें पूछी जाती हैं। कई बार क्या होता है, जैसे बुक दे के रखिए, इधर आपसे राइटर पूछ लेगा
कि भाई ये जो बुक लिखी गई है इसके राइटर बताइए, मैच द फॉलोइंग से ये मैच सही है या गलत है, बस आपको चुनना है। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अब राष्ट्र हुआ है? देखो डियर, मेरी बात को जरा समझना। इसका तो राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन देखो अभी की जो परीक्षा के दृष्टिकोण से 25 वाले में एक तो आपको पता होना चाहिए एक्सोम मिशन, ठीक है। ये जो मिशन था जिसमें भारत के दूसरे स्पेस अंतरिक्ष यात्री मैं कहूँगा बने हैं शुभांशु, तो उनको आपको पता होना चाहिए। उनके पहले राकेश, ठीक है, शर्मा थे। ये कहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो ये वाला आपको पता होना चाहिए एक तो। और एक है स्पेंडेक्स, इसके माध्यम से क्या हुआ है, इसके माध्यम से डॉकिंग हुई है, मतलब कि दो सैटेलाइट्स को ऐसे जोड़ा गया है, तो इससे डॉकिंग हुई है। उसके साथ साथ अभी छोड़ा गया है निशार, क्लियर या नो? निशार आपको याद होना चाहिए। तो ऐसे 3-4 अभी हाल ही में क्या हुए हैं, ये चर्चाओं में रहे हैं सैटेलाइट, तो उनको ध्यान में रखना। और ये 3-4 रहे हैं, जैसे चंद्रयान आप देखोगे 3 है, उसको ध्यान में रखना है चंद्रयान। उसके साथ साथ जो आपका जापान का मिशन था वो याद रखना है, ठीक है, लूना मिशन। तो ऐसी कई चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो उस समय गोलकुंडा में जो शासक हुआ करता था वो था आपका अबुल हसन कुतुब शाह। अबुल हसन कुतुब शाह था, जिस समय औरंगजेब ने वहां पर जाकर के 1687 में आक्रमण किया था, गोलकुंडा को अपने कब्जे में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर है 35, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया है? अब देखो डियर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे तो ये था बांग्लादेश, ठीक है। लेकिन कई बार क्या है, कई ऐसे इकोनॉमी के सेक्टर में काम हो रहे हैं, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिससे इंटरनेशनल स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे यूपीआई है, ठीक है। आप यूपीआई की बात करते हैं ना, तो यूपीआई भारत का बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखना। ये कौन कौन से देश के अंदर अभी अवेलेबल है, कौन कौन से देश इस चीज़ को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष सही है, आपको सही बताना है 36 का। जैसे अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। देखो अकबर के बारे में आपने पढ़ा होगा और इसके कई सारे एपिसोड हैं, 500 पता नहीं कितने एपिसोड हैं इसके, ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहते हैं। लेकिन ये देखना, आप यहाँ से बहुत कुछ सीखोगे अगर देखोगे तो, लेकिन अभी नहीं, आफ्टर एग्जाम पहले आप सेलेक्ट हो जाओ, फिर आराम से देखना, ठीक है। रोज 2 देखो, 1 देखो, पूरे 10 दिन देखना दबा के, ठीक है। जो अकबर का एपिसोड आता है उसको जरा समझना, बड़ा ही आनंद आता है उसको देख के, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो ये बात सही है, क्योंकि अकबर थोड़ा सा सहिष्णु हो चुका था जब उसकी शादी हो गई, उसके बाद, उसके पहले तो बहुत खूंखार था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। ये सब अकबर की जो पत्नी थी उनकी वजह से हो रहा था। जो हिंदुओं पर, गैर मुसलमानों पर जो जजिया कर लगाया जाता था उसको भी समाप्त किया गया था, यात्रा कर लगाया जाता था उसको भी समाप्त किया गया था, कई सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? अभी देखो एससीओ समिट हुई है, उसको ध्यान में रखना। देखो समिट बता देता हूँ कौन कौन सी पूछी जा सकती हैं। एक तो कोप 16 और 16, हाँ ये आपसे पूछी जा सकती है। कोप 17 किस कंट्री में होगी? तो आर्मेनिया में होगी, ध्यान रखो। कोप जो 70 है कहाँ होगी? आर्मेनिया में होगी, इसको ध्यान में रखना। उसके साथ साथ और देखो 16 कहाँ पे हुई थी? इटली में हुई थी, है ना।
उसके साथ साथ आपसे एससीओ पूछा जा सकता है इसके बारे में, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है G20 के बारे में, और क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रिक्स के बारे में। क्योंकि डियर इस समय ब्रिक्स का, एससीओ का, उसके साथ साथ G20 का, इन ये सब एक्सपैंड हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका जो एरिया है, जो साउथ कंट्रीज़ वाली जो अवधारणा है वो निकल करके आ रही है और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ आसियान का, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर है, इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। तो क्या इसमें सही है? बिल्कुल सही है। इसका विषय मतलब कि थीम थी भारत का सशक्तिकरण। देखो डियर, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे इस समय क्या है, एम्पावरिंग, ये तो गलत है, ठीक है। इस समय का खासतौर पर आवर फ्यूचर की बात हो रही है। इस समय संस्कृति विरासत की बातें हो रही है। कई ऐसी थीमें आपको देखने को मिलेंगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो सेकेंड इसमें गलत है, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ओनली वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। यहाँ पर ऑफिसर हैं और ऐशिंग जो इनकी ड्यूटी है वो क्या है? दीवान ए तन हैं, उसके साथ साथ मुस्ताफिर हैं, मुशर्रफ हैं, वकियान वीस हैं। चलो एक एक करके बात करते हैं। देखो, अगर हम देखें, जो दीवान ए तन है, ये जागीरदार व वेतन को देखना इसका काम हुआ करता था। एक आएगा 3 नंबर, एक आएगा 3 नंबर। मुस्ताफिर की बात कर लें तो मुस्ताफिर एक राज्य की आय और व्यय का निरीक्षण करना होता था, ये निरीक्षण करता था, तो इसका आएगा 4। मुशर्रिफ की बात कर लें तो मुशर्रिफ आपका कार्यालय को संभालने के लिए एक अधिकारी हुआ करता था, सी का 1 आ जाएगा। वाकियान वीस की अगर हम बात कर लें तो ये जो हुआ करता था वाकियान वीस, ये प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करता था, तो इसका आ जाएगा 2 नंबर। तो देखो 3 4 1 2 3 4 1 2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया? तो ये किसने किया था, ये आपको बताना है। तो ये किया गया था प्रयागराज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 40, मतलब कि 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा यह सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित आपको नहीं दिख रहा है? जैसे शेख मुजुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर में इनका दरगाह भी देखने के लिए मिलता है, बात सही है। शेख बुरहानुद्दीन जो गरीब थे, ये दौलताबाद महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। जो औरंगजेब था उसकी पत्नी का दूसरा ये ताजमहल कहा जाता है दौलताबाद में। शेख मोहम्मद हुसैनी, ये गुलबर्गा। शेख निजामुद्दीन ओलिया मुल्तान में नहीं है, इनका दिल्ली में आपको मिलता है, ठीक है, दिल्ली में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डी जो है वो गलत है, बाकी केस में सब सुमेलित है और आपसे पूछा गया था सही नहीं है, नोट करेक्टली मैच, गॉट इट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका 41 नंबर 41। भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया है कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया जाएगा। तो ये जो यूथ गेम्स हुए थे इनकी मेजबानी की थी हरियाणा के द्वारा, ठीक है। अभी क्या हुए थे, जो आपके विंटर खेलो गेम्स थे वो हुए थे, तो उनके बारे में भी आपको एक बार पढ़ लेना है। कई बार देखो डियर, होता क्या है, स्वर्ण पदक के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजाव रजवाहा को पुनर्जीवित करके किया गया? अब देखो, ये जो रजवाहा को जब पुनर्जीवित किया गया था तो उसके बाद क्या हुआ था, एक नहर का निर्माण किया गया था, वो नहर थी शहाब नहर। कौन थी? साहब नहर को करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है ना, जैसे इसमें भी क्या पूछ रहा है, मेडिवल हिस्ट्री पूछना चाहिए, मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के
टाइम्स स्क्वायर्स मतलब कि स्थित नेस्डॉक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना। तो कौन सा फुटबॉल क्लब बना था? ये था आपका मोहन बगान। इस बार फुटबॉल से नहीं क्वेश्चन, मुझे जो लगता है क्वेश्चन जो आएगा गुमुकेश से क्वेश्चन आएगा और चेस से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन चेस से बन सकता है डियर, ठीक है, गुमुकेश से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपका है 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नोरश नामक पुस्तक का लेखक था? तो जो आपका किताब ए नोरश नामक पुस्तक थी, इसके जो लेखक बनाए गए थे ये थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह जो सेकंड थे, द्वितीय थे, ये थे। कौन सी किताब थी? किताब ए नोरश, किताब ए नोरश। क्वेश्चन है आपका, चलिए देखते हैं 45 नंबर 45। भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? तो ये जो आपकी भारत की जो पहली किसान रेल थी, है ना, तो इसको बढ़ावा दिया गया। तो अभी किससे बात हो रही है? बुलेट ट्रेन की बात हो जाएगी, है ना, वंदे भारत की बात हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रखना है। तो ये कौन सी थी? ये थी देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार से। तो ये कहाँ से जाएगी? देवलाली दानापुर तक जाएगी, मतलब कि महाराष्ट्र से बिहार तक जाएगी, जो किसान रेल के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किया गया? अब देखो, मैं कहूँ जैसे एआई विश्वविद्यालय आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर में। अच्छा, आपको कमेंट में बताना है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको AICT बनाने की घोषणा की गई? AICT बनाया जाएगा। किसको बनाया जा रहा है? AICT। ये आपको कमेंट्स में बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स करंट अफेयर भी अपना तैयार कर पा रहे हैं, है ना, तो बताइएगा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में ये स्थापित किया गया था उस समय 2018 में फ्रांस के सहयोग से। क्वेश्चन है आपका 47। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है सम्मेलन है और उसका स्थान यहाँ पर देके रखा है? देखो, मैं कहता हूँ ना, जैसे G20, G7, ईस्ट एशिया सम्मेलन, है ना, ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। जैसे ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 में सिंगापुर में हुआ था, G20 सम्मेलन 2021 का ओसाका में हुआ था, G7 जो सम्मेलन 2019 का बियारित्ज में हुआ था, लेकिन ईस्ट एशिया जो सम्मेलन 2019 का था बैंकॉक में नहीं हुआ था। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आप गूगल करके देख लेंगे कहाँ पर हुआ था। सॉरी 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 सॉरी, ये इसमें ये सही है, ये वाला सही है, ये भी सही है, ये भी, पहला वाला गलत है, ये इसमें गलत है डियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। गलत कौन सा है? ये आपका गलत है। ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 का सिंगापुर में नहीं हुआ था। क्वेश्चन है आपका 48। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? देखो, अभी रामसर साइट में कितने स्थल हो गए टोटल? कितने हो गए? 86 हो गए या 7 बताइएगा, या 84? 86, ओके। अभी देखो क्या हुआ है, यूनेस्को की लिस्ट में कई ऐसे साइट्स को शामिल किया गया है ना, तो उसको भी ध्यान में आपको रखना है। और अभी कई ऐसी लेक रही हैं, जो झील हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में ही रही हैं, जिनको रामसर साइट में शामिल जगह मिली है, ठीक है। चलो तो आ जाओ। तो ये कितने स्थल थे उस समय उत्तर प्रदेश के? तो ये थे आपके 6, मतलब कि 6 स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 49। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? तो ई लोक जो अदालत थी, इसको बढ़ावा देने का जो श्रेय दिया जाता है, ये छत्तीसगढ़ से इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। कोविड का समय था, अब लोग कोर्ट में नहीं जा सकते थे, जज नहीं जा सकते थे, लॉयर नहीं जा सकते थे, है ना, एडवोकेट नहीं जा सकते थे, कोई नहीं जा रहा था। तो सारी प्रक्रियाएं घर से हो रही थी, मतलब कि आपके घर पर ही ऐसा सेटअप लगा दिया जाएगा। अगर जज बैठे हैं तो साहब ऐसे बैठेंगे, अपने फाइलें वगैरह उनको ऑनलाइन सबमिट करवा दी जाएंगी और वहाँ पर डिसीजन चलेगा। तो यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ इसका हो जाएगा। PDF फॉर्मेट में सब था। निम्नलिखित जनजातियों में से
कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? अब देखो ये जो क्वेश्चन है डियर, इस क्वेश्चन का मैं चाहता हूँ आप इसका करेक्ट आंसर दें। तो इसमें कौन सी है जो यहाँ की मूल निवासी नहीं है? जैसे हालचू, रेगमा, ओंजे, सैम्पेन। सैम्पेन के बारे में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल ऑफकोर्स आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो बताइएगा इसमें कौन सा नहीं है, 50 पे नहीं है। और ये भी आपको बताना है अंडमान निकोबार को कौन सी डिग्री की लाइन अलग करती है, और जो मालदीव है उसको भारत से कौन सी लाइन जो अक्षांश है वो अलग करती है। ये दो क्वेश्चन आपको बताने हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 51। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? देखो बाघों की बात हो रही है। अभी क्या हुआ था मध्य प्रदेश का, ठीक है, माधवगढ़ है या बाधवगढ़ है ये बताइएगा। माधवगढ़, माधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये अभी चर्चाओं में रहा है, और ये भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है। तो आपको कमेंट्स में बताना है कि भारत का 57 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, वो कौन सा है। मध्य प्रदेश में अब तक टोटल 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। ये करंट में रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है, मतलब कि लगभग भारत में इतना देखने के लिए मिलता है। सही बात है। भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों से के बाहर रहते हैं। बिल्कुल ये भी बात सही है। देखो अगर 100 यूनिट अगर हम ले लें तो 100 में से 30 यूनिट तो है बाहर, लेकिन इसमें 70 यूनिट आपके अभ्यारण्य में देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, जो लायन होता है, जो शेर होता है, वो खासतौर पर कम है, और ये आपको कहाँ पर गिर में ही देखने को मिलेंगे, और अफ्रीका में मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार, मतलब कि ट्रांस हिमालय नदी है? तो अब देखो हिमालय के पार मतलब कि जो हिमालय की पार से निकलती हो, इसको पूर्ववर्ती ऐसे कुछ कहते हैं ना, पूर्ववर्ती परावर्ती, है ना। तो पूर्ववर्ती मतलब कि हिमालय के पूर्व से निकलती है, परावर्ती उसके दक्षिण से निकलती है। तो इसमें से कौन सी नदी है जो हिमालय पार नदी के रूप में जानी जाती है? देखो थोड़ा सा याद रखो, जब आप पंच नदियों को पढ़ते हो, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, है ना, ये पढ़ते हो 5 नदियों का संगम जिसको पंच प्रदेश कहते हैं। क्या इसमें झेलम है? तो झेलम जो नदी है, अगर आप झेलम की बात करोगे, झेलम जो नदी है ये भी उधर से निकलती है, लेकिन जो सतलुज नदी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। गंगा वंगा नहीं है, गंगा तो खास रूप से अपना जो रूप लेती है गंगा, ये तो हरिद्वार में लेती है ना। रावी तो बहुत नीचे आ जाती है। झेलम जो है वो खास तौर पर ऊपर है थोड़ी सी, लेकिन जो सतलुज है ये हिमालय पार से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राक्षस ताल के आसपास से सतलुज जो है निकलती है। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की जून 2020 में मेजबानी की? अब ये उस समय कोविड का समय था, ठीक है, मैं तो नहीं भूल सकता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। 54 नंबर का क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर है जनजाति है और उनकी अवस्थिति है, कहाँ कहाँ पर कौन सी जनजाति आपको मिलती है। जैसे अब यहाँ पर सही नहीं बताना है आपको, है ना, ये तो सही तो आपको पता है। जैसे आगामी जो है नागालैंड में मिलती है, आगामी, ठीक है। बिरहोर्स की बात कर लें, जो बिरहो आपको मिलती है, ये जो बिरहो है ये आपको झारखंड में मिलती है, ये भी सही है। खस जो है ये खस अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलती है। गारो, खांसी, इसको खस कहते हैं, तो ये मेघालय में मिलती है। तो यहाँ पर सी आपका गलत है। टोंडा जो है तमिलनाडु में आपको मिल जाएगी ऑफकोर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन है 55 नंबर। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखो अभी एक और सार्थक पोर्टल है वो लॉन्च किया गया था, और ये सार्थक है जो अभी लॉन्च किया गया था 2024-25 में। तो अगर हम सार्थक की बात करें 25 में किया गया था, ये वुमेन को लेकर के था, ठीक है, वुमेन को लेकर के। और कार्यस्थल पर उनकी सतर्कता को और बढ़ावा देना, लैंगिक उत्पीड़न, उनके शोषण को कम करने का प्रयास करता है, विशाखा गाइडलाइन के तहत।
तो यहाँ पर 55 में पूछा गया सार्थक। तो सार्थक जो है ये अपतटीय गश्ती जहाज के रूप में इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए 56 यहाँ पर है, झील दे के रखा है, अवस्थिति है, तो ये तो बहुत ही इजी सा हो जाएगा मुझे लगता है। देखो कुछ है सर जिसको याद कर पा रहे हो आप? बिल्कुल सर आप याद करवा रहे हैं। जैसे लोकटक झील की बात कर लें तो मणिपुर की है लोकटक। आओ देखो सी का 3 नंबर, देखो सी का 3 नंबर ए में है और डी में है, सॉरी ए और बी में है, मतलब कि 2 इसके आंसर नहीं होंगे। क्लियर? और मिला लेते हैं। जो काली वेली झील है यह आपको तमिलनाडु में मिलती है। देखो सी का 3 और डी का 4 यहाँ पर देखो। क्लियर? अब मुझे बताओ अगर हम बात कर लें जो साला झील है ये कहाँ पर मिलती है? साला झील, ये है जीजा साला वाला नहीं, ये साला झील है। बताइए। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। तो सी का 3 हो गया। सी का 3 हो गया। और ये जो आपका साला झील है ये है अरुणाचल प्रदेश में। किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में है, तो ए का 1 हो जाएगा। बड़खल जो झील है ये कहाँ पर मिलेगी आपको? हरियाणा में मिलेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4 बिल्कुल सेम आपके सभी ऐसे ही मिले हुए हैं। लेकिन देखो एक बात आप यहाँ से जरूर समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको थोड़ा सा हिंट्स जरूर मिल जाए तो आप आंसर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। सत्तावन नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया? अब देखो ये तो आपसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट करी किसने नहीं करी, तो ये थी हरियाणा ने। लेकिन अभी क्या हो जाएगा? अभी क्या हो जाएगा? किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है ना? तो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसको कितना कर दिया है? 5 लाख कर दिया है बढ़ा करके, ये ध्यान रखना। बजट 2025-26 से। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। कथन है आपका अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्रों के रूप में जाना जाता है। कि अहमदाबाद को जाना जाता है इस मामले में? बात तो सही है, बिल्कुल जाना जाता है। कारण है कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती। देखो ये गलत है। इसका ये कारण नहीं है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे बड़ा केंद्र इसलिए बनाया गया। ये बात तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका कारण सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? समस्या, कोई समस्या नहीं है, समस्या तो है और सबसे बड़े उत्पादकों में भी शामिल, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। नेक्स्ट, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशाला का वस्तुतः उद्घाटन किया? तो ये किसका उद्घाटन किया गया था? ये थे आपके कोलकाता, नोएडा और मुंबई। कोलकाता, नोएडा एंड मुंबई। ऑप्शन नंबर क्या है? 20 का करेक्ट आंसर है। 60 नंबर का क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? देखो नवीनतम पर्वत जो श्रेणी कही जाएगी वो उसकी कुछ हो गई। अरावली पर्वत श्रेणी तो पुरानी है, पश्चिमी घाट भी पुराना है जिसको हिमाद्री श्रेणी कहते हैं, लेकिन विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है इनमें क्या है? इनमें नवीनतम श्रेणियों के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। सह्याद्री कहते हैं, सॉरी नहीं नहीं, उसको सह्याद्री कहते हैं वेस्टर्न घाट को। जो हिमाद्री श्रेणी है, हिमालय जो है वो आपकी क्या है? एक नवीन बलित पर्वत श्रेणी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर, ना कि डी हो जाएगा। ठीक है, ए इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृति की है?
अब देखो ये तो है कि स्वीकृति किसने की है ना। मैं यहाँ पर एक करंट अफेयर का क्वेश्चन और बताऊंगा। ये है कुशीनगर हवाई अड्डा। ये तो चलो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, एक हवाई अड्डे का नाम ऐसी है जोरा कुछ करके शायद नाम है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसका मैं आपको थीम बता देता हूँ। भारत का पहला जीरो इमिशन हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कहाँ बनाया जा रहा है, तो भारत का पहला जीरो इमिशन हवाई अड्डा जो है ये बनाया जा रहा है कहाँ पर, नोएडा में, नोएडा। ठीक है, नोएडा में ये बनाया जा रहा है, तो ध्यान में रखना इस चीज़ को। जीरो इमिशन मिशन है, जीरो इमिशन एयरपोर्ट मतलब कि बन रहा है ये नोएडा में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य है। अब देखो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा कहाँ पर है, जैसे इंद्रावती। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कालेश्वर जो है ये हरियाणा में मिलता है। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो सी है, सी का होना चाहिए दो। ओके, या तो आंसर होगा ए या फिर होगा डी। ओके, और डी की अगर हम बात कर लें, जो बेतवा है ये झारखंड में मिलता है बेतवा, और मोल्लेलम, मोल्लेलम जो है ये गोवा में मिलता है आपको, मोल्लेलम गोवा। तो बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 62 में। क्या हो जाएगा 62 में ए। तो इंद्रावती 4 छत्तीसगढ़ में मिलता है, मोल्लेलम जो आपको देखने के मिलता है ये गोवा में मिलता है, और शी की अगर हम बात कर लें कालेसर हरियाणा में मिलता है, और बेतवा जो है ये झारखंड में मिलता है। क्या है ये आपके राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया? तो किसको नहीं चुना गया था, अब ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये कनाडा को नहीं चुना गया। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, जैसे खनिज का क्षेत्र है, मिनरल, और आपकी माइनिंग सिटी दे करके रखी है। तो ये आपको क्या है बताना है इसका राइट आंसर। देखिए सबसे पहली बात अगर हम देखें जो सुमेलित नहीं है, पहला है तांबा चित्रोद्योग, तो ये आपका गलत है, पहला ही गलत है, तो ये गलत है। उसके बाद लोहे की बात कर लें, लोहा बेल्लारी, तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। मैग्नीज जो है ये भिलवाड़ा में होता है, नहीं, ये भी गलत है। बॉक्साइट की बात कर लें तो ये कटनी में होता है, ये बात सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 आपके गलत हैं, बाकी के इसमें सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांबा तो राजस्थान के क्षेत्रों में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, कई ऐसे क्षेत्रों में। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति नई शिक्षा नीति, जिसको बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं ना। देखो तो शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। तो किसने इसको तैयार किया था, के कस्तूरन, बिल्कुल सही बात है। यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। देखो 38 वर्ष से लागू एक डाटा दे के रखा है और उसको बदल देगी, ऐसा नहीं है, रिप्लेस तो थोड़ा करेगी, उसमें थोड़ा संशोधन करेगी, लेकिन बदलेगी नहीं। ठीक है, डिजिटल तो नहीं होगा ना, सब तो पढ़ किताबें रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है थोड़ी सी कि आप एक तो इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल लैंग्वेज को भी जान लो, उसके साथ साथ रीजन से भी अवगत हो, तो थोड़ी सी नेशनल जैसे हिंदी वगैरह से भी आपको अवगत होना चाहिए। ठीक है, चलो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी आपने पढ़ी है, और यूपीएससी ने तो इसमें भी क्वेश्चन पूछे हैं, पीसीएस ने भी पूछे हैं। कश्मीर घाटी, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है डियर। जो भी डियर पर्वतों को जानता है, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, है ना, और शिवालिक, ये सब आप जानते हो ना, तो आप ही इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो कश्मीर घाटी कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पर है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य आपको मिलती है क्या, कश्मीर की घाटी। क्वेश्चन है आपका 67, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई? और अभी हाल ही में मैं अ, कल देख रहा था, सॉरी हाँ कल देख रहा था इस चीज़ को कि जो भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नए नियमों की घोषणा की है विद्युत चाल वाहनों को लेकर के, और अभी इनको लेकर के E20 जो है आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग वाली जो बात होती है उसकी बात हो रही है, पेट्रोल को लेकर के जो वाहन है उसमें थोड़ा सा
मिसबिहेवियर हो रहा है, उनका ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलता है वगैरह वगैरह। तो ये घोषणा की गई थी कहाँ पर, ये आपसे पूछा गया है, तो ये था दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। यमुना नदी की सहायक नदियाँ, अब ये है पश्चिम, ऐसे चल रहे हैं आपको पूरब की तरफ। तो सबसे पहले कौन सी आती है बताओ? केन आती है क्या? नहीं। सिंध। तो सबसे पहले कौन सी आती है बताओ? सबसे पहले आती है आपकी चंबल, उसके बाद में आती है सिंध, उसके बाद में आती है बेतवा, फिर केन। केन तो सबसे लास्ट में आनी है, और सबसे लास्ट में आनी है तो दो सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे जा रही है ना ये, तो ऐसे मिल रही है, फिर ऐसे मिल रही है, फिर ऐसे मिल रही है, एक यहाँ मिल रही है, तो केन तो यहाँ मिल रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 का पुरस्कार जीता? मुझे लगता है 2020 का जो पेपर था, ये पेपर खासतौर पर पूरा करंट अफेयर से ज़्यादा भरा हुआ था। अभी मैंने पॉलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, इकोनॉमी के बहुत कम क्वेश्चन देखे हैं। करंट अफेयर आ रहा है, मैपिंग से क्वेश्चन तो आए हैं दो चार, ठीक है, और मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए खासतौर पर मिल रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन था, ये जो फाउंडेशन ने अगस्त में जीता था, ये किसने जीता था ये आपको बताना है। तो ये जीता था नांदी फाउंडेशन, नांदी फाउंडेशन ने जीता था। ये पूछा है देश है और लोहा खनिज उत्पादन सुमेलित नहीं है। जैसे कजाकिस्तान की बात कर लें तो कजाकिस्तान से क्या उत्पादन होता है? तो यहाँ से करागाड़ा, ठीक है, ये तो होता ही है करागाड़ा। यूक्रेन में जो करीब हो गई राग है, ये भी मिलता है। जर्मनी में नॉर्मेडी नहीं मिलती है जर्मनी में। फ्रांस में बात कर लें तो पाइरेनीज आपको देखने के लिए मिलता है। तो 70 का सी इसका राइट आंसर है, सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो ये जो भेजा गया था, ये भेजा गया था आपका चट्टोग्राम, मतलब कि चिटगांव जिसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चिटगांव बिहार में है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी हो जाएगा। चलिए 72। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे जिसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? ये जो आपको मिलता है, जैसे जो भूमध्य सागरीय ब्रिटिश तुल्य जलवायु देखने को मिलती है, यहाँ पर होती है। तो मानसूनी प्रदेश है, उष्ण उच्च भूमि प्रदेश है, भूमध्य सागरीय प्रदेश है, या भूमध्य रेखीय प्रदेश है। देखो जो इसके अंतर्गत रखे गए हैं वो है आपके भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य रेखीय नहीं, रेखा नीचे हो जाएगी ना। देखो इस चीज़ को जरा थोड़ा सा समझो, ये है भूमध्य रेखीय प्रदेश यहाँ पर, लेकिन भूमध्य सागर जो मेडिटेरियन सी है उसकी लाइन यहाँ बनेगी। तो इसमें जो राइट है, रसीले फल तो थोड़े ऊपर मिलते हैं ना, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? अब ये लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार था, ये किया गया था आपका अशोक सहानी को। उस समय 2020 की हम बात कर रहे हैं इस पेपर में। हालांकि इनको मेरे को करना नहीं चाहिए क्योंकि ये करंट अफेयर था, लेकिन फिर भी मेरे को वैसे वो क्वेश्चन करने चाहिए जहाँ पर जैसे ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात है। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन क्या होता है? एंटी साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन का मतलब होता है कि यदि किसी हवा का एक क्षेत्र पर रोटेट होना, घूर्णन करना, जिसके चलते उसका जो भार का प्रेशर होता है वो कम होता है अपेक्षाकृत अंदर की, ठीक है, अंदर का जो प्रेशर, जैसे ये साइक्लोन है, ये चल रहा है साइक्लोन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर होगा, बाहर जो प्रेशर होगा वो हाई प्रेशर होगा, यहाँ टेम्परेचर क्या होगा? अधिक होगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो हवाएं क्या होती हैं? बाहर से अंदर की ओर चलती हैं, ऐसे चलती है कि नहीं? जैसे ये चक्रवात है तो ऐसे हवाएं चलेंगी। अब ये क्या होता है, नॉर्थ गोलार्ध में ये क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। साउथ की अगर हम बात कर लें, जैसे साउथ में, तो साउथ में ये कुछ ऐसे होता है, क्लॉकवाइज होता है ना, तो ये ध्यान में आपको रखना है। फिर उसके बाद होता है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन की गतिविधि सब उल्टी होती है, ये ध्यान में रखना है आपको। उसमें जो होता है प्रेशर जो होता है वो उसके केंद्र में अधिक होगा,
क्योंकि ये बाहर की तरफ चलता है ना ऐसे, देखिए ये बाहर की तरफ चलता है ऐसे, ये बाहर की तरफ चलता है ऐसे, ये साइक्लो एंटी साइक्लो। इसमें क्या है, जो प्रेशर होता है ना बाहर क्या होगा, कम होगा, और अंदर जो होगा प्रेशर वो वेरी हाई होगा। यहाँ तापमान अधिक होगा, यहाँ पर तापमान जो होगा वो कम होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, नॉर्थ गोलार्ध में ये क्लॉक वाइज चलता है, घड़ी की सुई की दिशा में, और जबकि साउथ गोलार्ध में ये नॉर्थ में कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, और साउथ में कैसे चलता है, ऐसे चलता है। कंडीशन बदल जाती है। तो ये आपसे पूछा गया। जैसे हरिकेन की बात कर ले तो हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, तो बी का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। टाइफून की बात कर ले तो ये आपको चाइना में मिलता है, टाइफून जो है सॉरी टाइफून जो कहाँ पर मिलता है, चाइना में आपको मिलेगा। देखो टाइफून चाइना में, तो सी का 2, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, बी का 4, और बिली बिली विलीज, तो बिली विलीज ये आपको मिलता है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, तो इसका 1 हो जाएगा। बेगो की बात कर लें तो फिलीपींस में आपको मिलता है, तो ए का 3 हो जाएगा। तो 3 4 2 1 इसका राइट आंसर होगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1 मतलब की ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3 4 2 1। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, जैसे एक है सुपोषण, सुपोषण एक होता है कुपोषण, दोनों शब्दों को समझिएगा। एक होता है आपका न्यूट्रोफिकेशन, सुपोषण का मतलब कि जो उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसने इतने सारे पोषक तत्वों को खा लिया है, वो खा खा के खली हो गया है ना। और कुपोषण होता है कि उसमें पोषक तत्वों की कमी है, ठीक है। देखो यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, जो सुपोषण होता है। यूट्रिफिकेशन, अब यहाँ पर देखो यूट्रिफिकेशन जो है ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट से है यूट्रिफिकेशन। अब इससे क्या होता है, जो जल में घुलित ऑक्सीजन को ये कम कर देता है। जैसे ये जल है, ये जल है, और इसके अंदर जलीय जीव हैं, मछली भी हैं, बहुत सारे जलीय जीव हैं। अब क्या होगा, सुपोषण क्या होता है, यहाँ पर एक लेयर बना देता है, अधिक से अधिक जो पोषक तत्व होते हैं वो आ जाते हैं, और उससे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश अब अंदर तक नहीं जा पाता है। तो इसमें जो जीव हैं ये नीचे, ये जो जीव आपको दिख रहे हैं, ये जो जीव है आपको, ये जो जीव हैं ये क्या करते हैं, घुलित जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम कर लेते हैं, और ऑक्सीजन आपकी क्या हो रही है, कम होती चली जाए। कारण है कि यहाँ से सूर्य का प्रकाश नहीं हो पा रहा है और नीचे तक नहीं जा पा रहा है, तो उसकी सप्लाई नहीं जुड़ पा रही है, जिसके चलते क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, और फिर ऐसे कई जीव जंतुओं की मृत्यु होती है। कई बार जो फिशेज होती हैं वो मर के ऊपर आ जाती हैं। आप देखते हैं कि मछली क्यों मर जाती है, यह जल निकाय की पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। अब देखो होता क्या है, क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पोषक तत्व हैं उनकी वजह से पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में हो गए, है ना, तो उसके चलते सूर्य का प्रकाश नहीं हो पा रहा है। फिर जो भी प्लांट हैं, जलीय प्लांट हैं, वो इस चीज़ का जो है ना करनी चाहिए साइकिल, वो नहीं चला पाते हैं, तो इसका कारण ये बन जाता है। तो यहाँ पर दोनों बातें आपकी सही हैं। चलिए आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपसे इसका एक और पार्ट दूसरा लेंगे, तो उसमें मिलेंगे। चलते चलते आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ के चलते हैं, बताना है आपको दोनों का राइट आंसर। पहला क्वेश्चन है आपका जो 76 नंबर है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे देखो। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। उत्तर पूर्वी तट, दक्षिण तट, पूर्वी तट या दक्षिण पश्चिम तट, ये मैपिंग से क्वेश्चन है। 77 नंबर 77 है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट हाथी एलिफेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, और जैव विविधता अधिनियम है। तो वीडियो को पॉज करके आपको जो आपका 77 नंबर है, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट्स, जो आपके हैं, ठीक है, कमेंट्स आपको करना है इसको। तो ये आपको 77 और आपका 76 नंबर का क्वेश्चन, 77 नंबर का क्वेश्चन, दोनों का आपको करेक्ट आंसर कमेंट्स में देना है। तो डियर आपको क्लास कैसा लगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और मन लगा के पढ़ते रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। अब एजुकेशन बायर आपके लिए धुआंधार सीरीजें लेकर के आता रहेगा। इसके बाद में हम सी सैट की जो क्लासेस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, बाय।